Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the rapid revision series of Precharge Part 1 Art and Culture and this is the 6th video in this series. तो आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फर्स्ट टॉपिक इज़ सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड. तो ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को या ग्रुप को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, सरदार पटेल इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर, आयरन मैन कहा जाता है इंडिया का, तो उनके ऑनर में ये अवार्ड अनाउंस किया गया था और उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूनिटी डे ऑन October 31. ठीक है, तो इस अवार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं. दिस इज़ प्रेजेंटेड एनुअली, ओके, एंड नॉट मोर देन 3 अवार्ड्स विल बी गिवन इन एन ईयर. मैक्सिमम इसमें 3 अवार्ड्स की लिमिट है. इस अवार्ड में क्या होता है कि कोई भी कैश ग्रांट, कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती है एंड दिस अवार्ड इज़ नॉट कन्फर्ड पॉस्टुमसली, यानी जब कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है उनके बाद उनको ये अवार्ड नहीं मिल सकता. जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है नेशनल यूनिटी अवार्ड्स, तो इसकी एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीज़न होना मस्ट है. ठीक है, तो किसी भी इंडियन सिटीज़न को या इंस्टीट्यूशन को या ग्रुप को अवार्ड मिल सकता है. तो इसके लिए जो नॉमिनेशंस हैं, पर्सन खुद को सेल्फ भी खुद भी कर सकता है नॉमिनेट, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं इंडिया के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज़ या फिर मिनिस्ट्रीज़ भी कर सकती हैं नॉमिनेट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज़. तो नोबेल प्राइज़ होता है एक कलेक्शन ऑफ 6 प्राइजेस जो हर साल अवार्ड किया जाता है. और ये अवार्ड किया जाता है, एक स्वीडिश इन्वेंटर थे एल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी एक फंड है, उनका एक विल है, तो उससे जो मनी होता है तो वो स्वीडिश एकेडमी या फिर नॉर्वेजियन एकेडमीज इस अवार्ड को प्रेजेंट करती हैं एनुअली. ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम अवार्डेड किया था 1901 में एंड ये भी पॉस्टुमसली अवार्ड नहीं किया जाता. ठीक है, तो ये कैटेगरीज़ क्या है नोबेल प्राइज़ की? देयर आर 6 कैटेगरीज. इनिशियली देयर वर 5. वो कैटेगरीज होती हैं केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी या मेडिसिन और इकॉनमी. जो इकॉनमी है वो 1968 में ऐड की गई थी. बाकी ये कैटेगरीज में अवार्ड 1901 से मिलने स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, तो ये नोबेल प्राइजेज़ हैं और ये इंस्टीट्यूशंस हैं. अगर टाइम हो तो आप देख सकते हैं इनको. उसके बाद अभी हम देखते हैं कि 2019 के नोबेल प्राइज़ किन्हें मिले हुए थे. तो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है, आपको थोड़ा बहुत इनका पूरा नाम नहीं भी याद करेंगे तो यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया कि किनको मिले थे ये प्राइज़. ओके, तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला था विलियम जी केलिन, पीटर जे रैटक्लिफ, ग्रेग एल सेमेंजा. ओके, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इनने फाइंड किया था हाउ सेल सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. ओके, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो 3 लोगों को मिला था. पहले पर्सन थे जेम्स पीबल्स, तो इनको मिला था डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, तो उनके लिए इनको मिला था डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी. 2 साइंटिस्ट हैं माइकल मेयर एंड डी क्यूलॉज. इनको मिला था फॉर फाइंडिंग एन एक्स्ट्रो प्लानट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार. एक्स्ट्रो प्लानट क्या होता है कि जो भी एनी प्लानट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज़ नोन एज एक्सो प्लानट. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, उसके अलावा कोई भी जो प्लैनेट होगा उसको एक्सो प्लैनेट बोलते हैं. ठीक है, फिर मिला केमिस्ट्री में, तो ये मिला जॉन गुडइनफ को, एम विटिंगहैम, अकीरा योशिनो. ठीक है, इनको क्यों मिला था? इनको मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज. लिथियम आयन बैटरीज के बारे में थोड़ा अभी जानेंगे. लिटरेचर, इसका जो प्राइज़ मिला है 2019 का वो मिला है पीटर हैंडके को. इनको लिंग्विस्टिक इंजेन्यूनिटी के लिए, यानी जो उनकी ओरिजिनल अप्रोच थी, क्रिएटिव अप्रोच थी लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक वर्क में, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है. और जो पीस प्राइज़ था, नोबेल पीस प्राइज़, वो मिला है एथियोपिया के पीएम को, जिनका नाम है एबी अहमद अली. इनको ये प्राइज़ मिला है क्योंकि इनने एक लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था अपनी नेबरिंग कंट्री एरिट्रिया के साथ. ये भी जानते हैं. इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है अभिजीत बनर्जी, ही इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, एस्थर डुफ्लो एंड माइकल क्रेमर. ठीक है, इनको मिला है फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी. तो जो कंट्रीब्यूशंस हैं यू शुड हैव सम आइडिया, ताकि अगर ऑप्शंस में कभी आ जाए तो आप टिक कर सको. ओके, अच्छा, जो ये वाला ऑप्शन था कि जो नोबेल प्राइज़ मिला है एबी अहमद अली को, जो कि हैं पीएम ऑफ इथियोपिया. देखो इथियोपिया यहाँ पे, दिस इज़ अफ्रीका, ये जो बॉक्स दिख रहा है दिस इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है, तो इथियोपिया यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी कैपिटल है एडिस अबाबा.
तो यहाँ पे ये क्या है, और ये है एक और कंट्री ये जिसका नाम है एरिट्रिया, ठीक है। तो एरिट्रिया के साथ इथोपिया के बहुत लगभग 5-6 डिकेट्स पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट था इस कंट्री के साथ, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने रिजॉल्व किया है, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, तो इथोपिया ने बोला है कि हम इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करेंगे, ओके। तो इससे इथोपिया को क्या फ़ायदा हुआ कि देखो इथोपिया क्या है, लैंडलॉक्ड है, ठीक। और यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट दिख रहा है, बाबल मंदीप स्ट्रेट, ठीक। ये बाबल मंदीप स्ट्रेट क्या करता है, इसकी जो पोजीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये एक नैरो स्ट्रेट है, वाटर बॉडी विच जॉइंस रेड सी विथ गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करता है। तो अभी तक इथोपिया क्या करता था, जिबौती यहाँ पे एक कंट्री है, इससे एसेस लेता था, ठीक, फॉर देयर ट्रेड रूट्स के लिए। तो अभी ये एरिट्रिया से भी एसेस ले सकता है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है बाबल मंदीप की, दिस स्ट्रेट की, इसे भी आप ध्यान रखना, दिस इज़ रेड सी एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन, दिस इज़ इंडियन ओशन, ओके। सो इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए सारे सब्जेक्ट्स को। दिस एन आर्ट एंड कल्चर बट वी कैन इंटरलिंक इट विथ सम अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक IR, ओके। सो अभी हमने यहाँ देखा था कि केमिस्ट्री में इन्होंने डेवलप किया था लिथियम आयन बैटरीज। तो ये डिफरेंस कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लिथियम बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज में। तो लिथियम बैटरी होती है ये ऐसी बैटरी जो आपको फिगर में दिख रही है, ये आपकी वॉचेज़ में आपने इस टाइप की बैटरीज कभी देखी होंगी। तो ये एक प्राइमरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, कोई भी बैटरी विच इज़ नॉन रिचार्जेबल, जो रिचार्ज हम नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार ये फिनिश हो गए तो उसके बाद एक होती है सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। ये आपके फ़ोन्स में होती है इस टाइप की बैटरी, या फिर ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो बैटरी से चार्ज होकर चलते हैं, उनमें ये बैटरीज यूज़ होती है। तो दिस इज़ अ सेकेंडरी बैटरी एंड दिस इज़ रिचार्जेबल, ओके। सो दिस इज़ लिथियम बैटरी एंड दिस इज़ लिथियम आयन बैटरी। अभी जो दीज आर फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया जिनको कभी पास्ट में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो इंडिया का सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में, और अभी तक ही इज़ द ओनली पर्सन टू विन दिस प्राइज़ इन लिटरेचर फ्रॉम इंडिया। एंड उनके बाद CV रमन को मिला है फिजिक्स में, हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन में, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़, S चंद्रशेखर को फिजिक्स में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, V रामाकृष्णा को केमिस्ट्री में, एंड कैलाश सत्यार्थी को 2014 में सबसे लेटेस्ट मिला था नोबेल पीस प्राइज़, ओके। तो आपको थोड़ा बहुत ही इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सरस्वती सम्मान। तो 2019 का जो अवार्ड है सरस्वती सम्मान का, वो मिला है वासुदेव मोही को। ही इज़ अ सिंधी राइटर, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं ये राइट साइड में। तो ही इज़ अ सिंधी राइटर एंड इनको ये प्राइज़ मिला है चेक बुक विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये 2018 का सरस्वती सम्मान प्राइज़ मिला था डॉक्टर के सिवा रेड्डी को, एंड ही इज़ अ तेलुगु पोएट, ओके। तो आप 2019 वाला याद रख सकते हैं। सरस्वती सम्मान क्या होता है, एनुअल अवार्ड होता है जो आउटस्टैंडिंग प्रोज या पोएट्री वर्क के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये अमंग द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया है, ओके। ये अवार्ड कहाँ मिलता है, ये इंडिया के जो 8th शेड्यूल है, इंडिया का 8th शेड्यूल है, तो वो डील करता है लैंग्वेजेस से। तो उसमें जितनी भी 22 उसमें 22 लैंग्वेजेस मैंशनड है, ठीक है। तो ये अवार्ड मिलता है इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये इंस्टीट्यूट किया हुआ था 1991 में बाय के बिरला फाउंडेशन, ओके। फिर बात आती है यूनेस्को अवार्ड्स की। मुंबई सिटी के 3 लैंडमार्क्स बिल्डिंग्स जो हैं फ्लोरा फाउंटेन, ये ग्लोरिया चर्च एट बाइकुला दिस, एंड नेसेथ एलियाहू सिनागॉग, दिस इज़ दिस फिगर, और ये लोकेटेड है मुंबई में। तो इनको क्या मिला है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। यू मस्ट ओनली नो, आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सब के बारे में, लाइक फ्लोरा फाउंटेन, ग्लोरिया चर्च और नेसेथ एलियाहू सिनागॉग है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, बस इतना आइडिया होना चाहिए आपको। और जो सिनागॉग होता है वो क्या होता है, वो ज्यूइश हाउस ऑफ वर्शिप होता है, ठीक है। तो ये अवार्ड्स होते क्या हैं, ये अवार्ड किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशन को उनके एफर्ट्स के लिए, अगर उनने सक्सेसफुली किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को कंजर्व किया है या रिस्टोर किया है, तो उसके लिए ये अवार्ड्स मिलते हैं। ये 2000 में तब से मिलने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो अभी एशिया पैसिफिक हेरिटेज 2020 फोरम क्या है, ये एक फोरम है 2020 फोरम। ये क्या करता है, ये अभी इसने, क्योंकि 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था,
तो इसने रिफ्लेक्ट किया कि इस 20 ईयर्स में क्या क्या अप्रोच ली गई कि हमारे हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, तो वर्ल्ड के हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए क्या अप्रोच अडॉप्ट की गई, तो वो इसने ट्रैक किया, और आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, फॉर लिंकिंग हेरिटेज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए ये फोरम कंडक्ट हुआ था 2019 में, ओके। तो ये एशिया पैसिफिक हेरिटेज 2020 फोरम, ये 20 ईयर्स में हमने क्या किया 2000 से, और आने वाले 20 ईयर्स में क्या हमारी अप्रोच है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो इंडिया के यहाँ टोटल 651 हिंदू टेम्पल्स को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर रखा है ASI के, ओके। तो ASI क्या है, ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। मतलब ASI का काम, बेसिक काम क्या है, ये रिसर्च करना, एनालिसिस करना, साइट्स को एक्सकेवेट करना, प्लस मॉन्यूमेंट्स को को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके प्रिजर्वेशन में। और ये ASI होता है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और दिस रेगुलेट्स ऑल द आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड ऑल्सो अंडर एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। ये फाउंड हुआ था 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ओके। तो सबसे जब ये फाउंड हुआ था तब इंडिया को 24 सर्कल्स में डिवाइड किया गया था। इसका मतलब क्या है कि 24 जैसे जोन्स बना दिए थे जिसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट को प्लेस किया गया था, ताकि ईजिली जो भी वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको कंजर्वेट, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली अगस्त 2020 में कुछ और सर्कल्स ऐड हुए हैं, जिनसे जो अभी टोटल ASI के जो सर्कल्स हैं उनका नंबर 36 हो गया है, ओके। और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स अंडर ASI प्रोटेक्शन आर इन कर्नाटका, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो जो 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड है वो गया है मलयालम पोएट अकिथम को, ओके। तो इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी कभी इनको मिला था। तो ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, दिस इज़ द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड। लिटरेचर में इंडिया में जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ये कौन देती है, ये अवार्ड देते हैं एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर द कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ओके। और ये जो इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो इस शेड्यूल में मैंशनड है, तो उनमें ये अवार्ड मिलता है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड है तो वो मिलता है 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में। तो कभी कभी कंफ्यूज मत होना, ज्ञानपीठ अवार्ड 22 लैंग्वेजेस में और साहित्य अकादमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस में, जिसमें 22 लैंग्वेजेस ये हो गई, प्लस 2 हैं इंग्लिश और राजस्थानी, फाइन। नेक्स्ट अवार्ड है महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में, और ये मिलता है यंग स्कॉलर्स को जिनकी एज 30 से लेके 45 ईयर्स के बीच में होती है, जिनने कुछ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है इन संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, पाली, प्राकृत, ओडिया, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम लैंग्वेजेस पे कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उनको ये प्राइज़ मिलता है, ठीक है। कुछ और एस्पेक्ट्स जानते हैं इसके। क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? नहीं, we don't have any national language, but we have 2 official languages which are Hindi and English, and we have 6 classical language of India. तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया। तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? वो लैंग्वेजेस हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। मैं होप करती हूँ आपको इनके स्टेट्स पता होंगे कि ये मेजरली कहाँ से एसोसिएटेड है। संस्कृत तो ऑल ओवर इंडिया बेसिकली होती है। तो अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज टैग है इसका क्या क्राइटेरिया होता है मिलने का, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी लैंग्वेज है उसका जो टाइम पीरियड है वो लैंग्वेज काफ़ी ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 1500 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, दैट इज़ हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट या फिर रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। मिनिमम 1500 साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए,
वो लैंग्वेज जो है वो एक वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए जनरेशन ऑफ स्पीकर्स के लिए, ठीक है। तो यानी उसके एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए जो वैल्यूएबल हेरिटेज हो, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, उसका ओरिजिनल लिटरेट एडिशन होना चाहिए, यानी उसने किसी और लैंग्वेज से या किसी और स्पीच कम्युनिटी से कुछ भी बोरो नहीं किया होना चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा है कि क्लासिकल लैंग्वेज का जो लिटरेचर पहले हुआ करता था जिसमें उसके टेक्स्ट हैं और अभी जो उस क्लासिकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका है उसमें अगर कुछ डिसकंटिन्यूटी भी है तभी भी उसे मिल सकता है, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हो, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। एंड अभी महर्षि बद्रायन के बारे में कुछ जानते हैं। महर्षि बद्रायन एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता है। तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने वेदांत सिस्टम का वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र लिखा था, ठीक है। ये अभी जानेंगे। इंडिया के 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, ठीक है, जिन्हें षड दर्शन भी बोलते हैं। षड का मतलब 6, तो 6 दर्शन है या फिर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं। तो उसमें एक स्कूल है वेदांत, ठीक है। तो वेदांत जो स्कूल है, जो ये फिलॉसफी है, तो वो दिया था महर्षि बद्रायन ने, या फिर इनको व्यास भी बोलते हैं, ओके। तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ वेदांत सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। तो इन्होंने लिखे ब्रह्मसूत्र, ओके। अब ये ब्रह्मसूत्र क्या है, ये संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक। और जिनका एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है कि ये शायद 450 से लेके 200 BC के आसपास लिखे गए थे। इनको वेदांत भी बोलते हैं, वेदांत सूत्र, ओके। और इनको उत्तरा मीमांसा भी बोलते हैं, इनको भिक्षु सूत्र भी बोलते हैं, ओके। तो जो ये बद्रायन थे ऋषि, ये गुरु थे जैमिनी के, ओके। तो जैमिनी भी एक ऋषि हैं जिन्होंने मीमांसा लिखी है। तो अभी ये इंडिया के जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं वो जानते हैं। पहला स्कूल है वैशाखिका जिन्होंने लिखा है वो है ऋषि कन्नडा, और ये स्कूल डील करता है एटॉमिक थ्योरी, यानी वैदिक एटॉमिक साइंस को, एटम्स के बारे में, तो ये डील करता है। और जो सेकंड स्कूल है वो है न्याया, इनके ऑथर हैं गौतमा, और ये बिलोंग करता है लॉजिक एंड रीजनिंग। तीसरा स्कूल है संख्या, ये लिखा है कपिल मुनि ने, और ये डील करता है फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। चौथा है योग, वो लिखा है पतंजलि ने, और ये सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। और फिफ्थ है मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, ये लिखा है जैमिनी ने, ठीक है। तो ये बताता है कि जो भी वेदास का इंटरप्रिटेशन है तो ये उसको बताता है। और जो 6th स्कूल है वेदांत का मतलब एंड ऑफ द वेदास, यानी सारा संपूर्ण नॉलेज वेदास का, तो उसका इंटरप्रिटेशन, ओके। सो दिस डील्स विथ मेटाफिजिक्स और विथ रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम सेल्फ, ओके। सो ये जो 6 फिलॉसफी के स्कूल्स हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है म्यूनिच एग्रीमेंट ऑफ 1938, ठीक है। तो जो ये एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये हिस्टोरिकल ब्लंडर या फिर एक मिस्टेक थी एलाइड कंट्रीज़ की, ठीक। तो कल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि वर्ल्ड वॉर के आसपास एलाइड पावर्स कौन थी और एक्सेस पावर्स कौन थी। अभी आपको जानने के लिए डिटेल में आप पास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं, ओके। तो ये एक एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था जर्मनी, फ्रांस, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में सितंबर 1938 में। इसके बारे में थोड़ा और जानने से पहले हम यहाँ मैप में लोकेशन देख लेते हैं। सो ये आपको जो येलो कलर में दिख रही है, ऑरेंज कलर में, दिस इज़ जर्मनी, ओके। तो जर्मनी के तो दिस इज़ फ्रांस, ओके, दिस इज़ ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज़ इटली, दिस इज़ चेकोस्लोवाकिया एंड दिस इज़ पोलैंड, ओके। तो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यूरोप में। तो क्या हुआ कि जर्मनी में आपको सबको पता है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी 1914 के आसपास, तो यहाँ सब टेंशन्स थी, ये सब कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी इस सब में। तो अभी क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में हिटलर का राइज हो गया था। तो हिटलर क्या चाह रहे थे, हिटलर चाह रहा था कि जर्मनी को एक्सपेंड कर दिया जाए और जितनी भी इसके आसपास की टेरिटरीज़ हैं उनको एनेक्स करके एक ग्रेटर जर्मनी बनाया जाए, ठीक है। तो यानी हिटलर का जो सपना था वो था ये सब लैंड ग्रैब करके एक ग्रेटर जर्मनी बनाने का, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इसी एम में क्या था कि हिटलर ने बोला था इन सब कंट्रीज़ को, जिसमें मेनली हम बोल सकते हैं जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन थे, इनको बोला था कि ये कंट्री है चेकोस्लोवाकिया। तो जो आपको ये ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा है इधर पे, डार्क एरिया, तो दिस इज़ सुडेंटनलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मन मेजॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। तो दीज वर जर्मन मेजॉरिटी एरियाज़। तो इनिशियली जर्मनी ने बोला कि ये सब एरियाज़ हमको दे दो, अगर ये आप एरियाज़ हमको नहीं देते हो तो हम
वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जर्मनी ने ऐसा बोला। तो ये सब कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का आउटकम से डरे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, प्रेशराइज़ किया जो ये कंट्री है चेकोस्लोवाकिया, इसको प्रेशराइज़ किया कि जो ये टेरिटरीज़ हैं आप सरेंडर कर दो जर्मनी को। ओके, सो तो फिर ये कंट्री रेडी हो गई अंडर प्रेशर, ओके, कि आप ले लो ये सारे एरियाज़, ठीक। तो इसीलिए ये म्यूनिच एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 1938 में, तो जिसमें ऑक्यूपेशन किया गया, जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर ली ये सब टेरिटरीज़ सुडेटेन लैंड की। ओके, बट ये जो इनका एस्टिमेशन था, ये जो एलाइड पावर्स थी, इनका एस्टिमेशन था कि अभी जर्मनी एक्सपेंड नहीं करेगा अपना पावर का एक्सपेंशन, तो ये गलत निकला। 6 मंथ के बाद ही हिटलर ने क्या किया, अपने जो पुराने कमिटमेंट्स थे उसको तोड़ दिया, और फिर हिटलर ने पोलैंड पे क्या किया, जो हिटलर के ट्रूप्स थे वो पोलैंड को कैप्चर करने निकल गए, ठीक है। तो ये बात है सितंबर 1, 1939 की। तो इसी से फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या करा, एक डिक्लेयर कर दी वॉर जर्मनी के ऊपर। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। तो दीज वर द सिचुएशंस कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई। तो इसका जो मेन तो इसमें एक जो टर्निंग पॉइंट था वो था म्यूनिच एग्रीमेंट ऑफ 1938, और ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था कि कैसे तुम एक पावर को, अगर एक ऐसी पावर जो रॉग नेशन है, अगर उसकी बात मानते हो, उसके रूल्स पे सरेंडर होते हो, तो उससे आपका ही लॉस होता है। तो हिस्टोरिकल लेसन है ये। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो इसमें क्या है कि मुंबई और हैदराबाद वर्ल्ड सिटीज़ डे के ओकेज़न में 2019 के, तो यूनेस्को की जो ये लिस्ट है इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। तो मुंबई क्यों ऐड हुआ है इस लिस्ट में, बिकॉज इट इज़ अ क्रिएटिव सिटी फॉर फिल्म्स, एंड हैदराबाद इज़ एडेड बिकॉज इट इज़ अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, एनी आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग और ईटिंग गुड फूड, ठीक है। तो इस लिस्ट में 2017 में चेन्नई ऐड हुआ था, और 2015 में वाराणसी ऐड हुआ था, और जयपुर ऐड हुआ था 2015 में, ठीक है। तो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या है, ये क्या करती है, ये लिस्ट ये ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है जिनमें किसी टाइप की क्रिएटिव हो, मतलब क्रिएटिव फील्ड्स में वो अगर वर्क कर रही हो सिटी, आगे हो उन फील्ड्स में। ये फील्ड क्या हो सकते हैं, जैसे क्राफ्ट हो सकती है, फॉल्क आर्ट हो सकती है, मीडिया, आर्ट, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर या म्यूज़िक, ठीक। फिर ये सिटीज़ क्या प्लेज करती हैं कि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम हर लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करेंगे, और हम जो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं इसको स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करेंगे, ओके। और जो वर्ल्ड सिटीज़ डे होता है वो 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जयपुर जो सिटी है उसे रिसेंटली फरवरी 2020 में ऐड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ओके। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है, देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, कोई भी साइट जिसका कोई भी कल्चरल इंपॉर्टेंस हो, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हो, या कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंस हो जो हमें लगे कि इस साइट को फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको कंजर्व करके रखना है, तो वो होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी जो इस टाइप की साइट्स होती हैं तो उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है यूनेस्को, और फिर तो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वहाँ बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, लाइक टूरिज्म बूस्ट होता है, ओके, और उसकी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 टाइप की होती हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल साइट और मिक्स्ड साइट, ठीक है। तो इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं 30, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं 7, और मिक्स्ड हेरिटेज साइट है 1, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज़ इन सिक्किम। आप ये 38 हेरिटेज साइट्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, और इसकी लोकेशंस, दीज साइट्स प्लस देयर लोकेशंस, ये आप एसेस कर लेना, आपको एक बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इंडिया की रैंकिंग 6th है इन द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।